हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं विनीत चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2023 में जो आपका जनरल साइंस का पार्ट है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आपका आज का हमारा पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट इज द पीएच ऑफ नॉर्मल मिल्क? जो सामान्य दूध होता है, सामान्य दूध का पीएच मान क्या होता है? नॉर्मल मिल्क की पीएच वैल्यू क्या होती है? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मेरे साथियों कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है ना? पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी पोटेंस। पोटेंस मतलब पोटेंशियल, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो हाइड्रोजन आयन होता है उसकी पोटेंशियल, या फिर इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। बात क्लियर? और जो हमारा मिल्क होता है, जो दूध होता है, उसकी पीएच वैल्यू, जो उसके अंदर जो आपका एसिड पाया जाता है, उसके अंदर पाया जाता है लैक्टिक एसिड। हमारे दूध के अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। अब एक बात ध्यान रखना, मिल्क हो या मिल्क प्रोडक्ट हो, दोनों के ही अंदर, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट दोनों के ही अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जो होता है हमारा एक वीक एसिड होता है। क्या होता है? वीक एसिड होता है। तो यहां पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन ये तो आपका बेसिक पीएच वैल्यू को बता रहे हैं, क्षार की पीएच वैल्यू को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है तो उसकी नेचर कैसी होती है? बेसिक, क्षारीय होती है ना? और अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 के बराबर हो तो वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 के कम है, 7 से कम है, तो वो कैसा होगा? एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। तो पहले दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, है ना? पहले दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब बात आती है लैक्टिक एसिड की। लैक्टिक एसिड वीक एसिड होता है, और वीक एसिड जो होते हैं उनकी पीएच वैल्यू की जो वैल्यू होती है, वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, हमेशा वो क्या होती है? ज्यादा। तो यहां पे वीक एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है, या लैक्टिक एसिड की जो पीएच वैल्यू है, लैक्टिक एसिड की पीएच वैल्यू है 6.7 से लेकर 6.9 के बीच में। तो यहां पे जो आपका पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं। हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है ये आपको बताना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में जाओ और उसमें बताइए फटाफट सभी लोग कमेंट करके कि ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, वो भी केमिस्ट्री से ही है। विच अमंग द फॉलोइंग एलॉयज इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक? देखिए, एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल। जो मिश्र धातुएं होती हैं, दो या दो से अधिक जो हमारी धातुएं होती हैं उनके मिश्रण से बनती हैं मिश्र धातुएं। तो यहां पे एलॉय की बात की है तो सबसे पहला है हमारा मोनेल मेटल। देखो याद रखेंगे, मोनेल मेटल जो है वो एलॉय होता है किस किस का? निकेल और आपका कॉपर का। जो निकेल मेटल है और कॉपर है, इन दोनों के मिक्सचर से कौन सा आपका एलॉय बनता है? मोनेल मेटल। मोनेल मेटल में कॉपर और निकेल के अलावा आयरन भी होता है, मैग्नीज भी होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है, ज्यादा मात्रा में ये दोनों ही होते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं तो ये जो आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इज द एलॉय ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। देखो आप इसको याद रखो, मैग्नेलियम, एल्यूमिनियम में लियम उठा लीजिए, और मैग्नीशियम का मैग्नेलियम, ठीक है। रोल्ड गोल्ड जो होता है, रोल्ड गोल्ड आपका एलॉय होता है किसका? कॉपर का, और ये आपका एलॉय होता है एल्यूमिनियम का, कॉपर और एल्यूमिनियम। वहीं डच मेटल जो होती है ये आपका एलॉय होता है कॉपर और जिंक का, ठीक है। तो यहां पे सही आंसर था वो था आपका डी ऑप्शन। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक और क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है ब्रास जो पीतल होती है वो किन किन दो मेटल का एलॉय होती है। इसको भी आप लोग जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ, और मैं वहां पे एक एक का ऑप्शन वहां पे जाके क्लिक करूंगा कि सही बताया गलत बताया है, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज फाउंड मोस्टली इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सिलिकॉन डाइऑक्साइड अधिकतर किस में पाया जाता है? सैंड रेत में पाया जाता है, शुगर चीनी में पाया जाता है, सोल्ट नमक में पाया जाता है, सिलेक्ट लाइम बुझे हुए चूने में पाया जाता है। तो यहां अगर हम सैंड की बात करते हैं,
सैंड में आपका पाया जाता है आपका सिलिका, और सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे सही आंसर क्या था आपका सैंड। शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, शुगर मतलब चीनी, सुक्रोज। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है NaCl सोडियम क्लोराइड NaCl। सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। आपसे पूछा गया है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से अगर बेसिक से केमिस्ट्री को पढ़ा होगा तो उसमें बताया जाता है सोडियम ही मान लेते हैं हम लोग, है ना, सोडियम को ही ले लेते हैं। तो एक तो होता है एटॉमिक नंबर जो नीचे की ओर होता है, और एक होता है एटॉमिक मास जो ऊपर की ओर होता है ना। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर तो होता है 11 और एटॉमिक मास होता है कितना 23। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। लेकिन बात हो रही है एटॉमिक मास की, तो हमें औरों के बारे में पता होना चाहिए। तो 40 एटॉमिक मास होता है कैल्शियम का, याद रखेंगे। 32 एटॉमिक मास होता है सल्फर का, और 12 एटॉमिक मास होता है कार्बन का। बात क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपका पीएच रेंज से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। एक स्टेटमेंट है जो आपकी करेक्ट है, एकदम सही है। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट दी हुई है अवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। हमारा शरीर पीएच 7 से लेकर 7.8 7.8 की सीमा तक काम करता है। बिल्कुल सही बात है। देखो नॉर्मल इंसान की जो पीएच वैल्यू होनी चाहिए वो लगभग 7.5 के समथिंग होनी चाहिए। अब वो 7.5 इसके बीच में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन। जब पहला ही ऑप्शन सही है तो बाकी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए बॉल पॉजेसेस 3000 यूनिट्स ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले मोमेंटम को समझो। देखो मोमेंटम का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो, गति में हो। अब जैसे मैं हूं, मैं यहां खड़ा हुआ हूं तो मेरे पास कोई मोमेंटम नहीं है। मेरी बॉडी के पास मास तो है, मेरी शरीर के पास में द्रव्यमान तो है, लेकिन मेरे पास में वेलोसिटी नहीं है क्योंकि मैं खड़ा हुआ हूं। लेकिन अगर मैं मूव करना चालू कर दूं, अगर मैं चलना चालू कर दूं, तो मेरा मास और मेरी जो वेलोसिटी होगी उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv। P क्या है, मोमेंटम संवेग है, m मास है, और v क्या है आपकी वेलोसिटी है। और अगर आप मोमेंटम की बात करो तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के। बात क्लियर। तो यहां पे उसने बोला है ए बॉल पॉजेसेस 3000 यूनिट्स ऑफ मोमेंटम, व्हाट वुड बी द बॉल्स न्यू मोमेंटम। गेंद का नया मोमेंटम क्या होगा, इफ इट्स वेलोसिटी वाज डबल्ड। एक गेंद 3000 इकाई संवेग होता है एक गेंद में, यदि गेंद का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गेंद का नया संवेग क्या होगा। तो मैं यहां कह रहा हूं मोमेंटम डिपेंड करता है मास पे और डिपेंड करता है किस पे, वेलोसिटी पे। अब एक बात बताओ मुझे, आप मुझे एक बात बताओ कि ये 3000 जो आपका यूनिट मोमेंटम आया है वो आया किससे होगा, 3000 यूनिट मोमेंटम किससे आया होगा, मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लीकेशन से। भाई मास तो उसने कुछ नहीं बोला मास के बारे में, तो हम मास के बारे में कुछ बोलेंगे भी नहीं, हम बात करेंगे वेलोसिटी की। तो वही सिंपल सी बात है, अगर कोई मोमेंटम पहले 3000 था और आप कह रहे हो कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी 2 गुना हो रही है तो मोमेंटम भी कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6000 यूनिट। बात क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज। देखो आपके एग्जाम में अगर आप लोग सही तरीके से अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे जनरली वायरस की वजह से होने वाली बीमारी, बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी, फंगस की वजह से होने वाली बीमारी, इस प्रकार की बहुत सारी बीमारियां आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, है ना। तो क्यों ना हम एक ट्रिक लें और ट्रिक के द्वारा सारी बीमारियों को खत्म कर लें। तो मैं आपके लिए बैक्टीरिया की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं उसके ट्रिक बताऊंगा, जहां पे आप बैक्टीरिया की वजह से होने वाली सारी बीमारियों को एक ही ट्रिक के द्वारा कवर कर सकते हैं। तो इसका मैं शॉर्ट अपलोड कर दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शॉर्ट के द्वारा हम वायरस की वजह से होने वाली बीमारी,
हम बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी, हम फंगस की वजह से होने वाली बीमारी, इन सभी को वहां पे शॉर्ट के जरिए ट्रिक के द्वारा कवर कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेप्रोजी कुष्ठ रोग, मलेरिया, इबोला इबोला बीमारी, रेबीज। देखिए याद रखेंगे इबोला और रेबीज जो हैं ये दोनों बीमारियां होती हैं वायरस की वजह से, विषाणु की वजह से। मलेरिया जो है ये आपका होता है प्रोटोजोआ की वजह से। किसकी वजह से? प्रोटोजोआ की वजह से। बात क्लियर? प्रोटोजोआ की वजह से। वहीं लेप्रोजी किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। इसकी ट्रिक आपको मिल जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शॉर्ट में आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ द आउटर जोन ऑफ ए कंप्लीशन कंबशन ऑफ ए कैंडल फ्लेम। मोमबत्ती की लो को पूर्ण दहन के बाहरी क्षेत्र का रंग क्या होगा? देखो जब भी किसी चीज का कंप्लीट कंबशन होगा, जब वो पूर्ण रूप से जलेगी, उसमें कोई गैस बचनी नहीं चाहिए। कोई भी गैस है उसके अंदर कुछ भी चीज है वो बचना नहीं चाहिए। तो कोई भी चीज जब कंप्लीट रूप से कंबस्टन उसका होता है तो उसकी जो लो होती है, उसकी जो वहां पे फ्लेम होती है, उसका कलर हमेशा कैसा होता है? ब्लू। और इनकम्प्लीट जब भी होगा, इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा तो वहां पे रेड, ऑरेंज और येलो, रेड, ऑरेंज एंड येलो, ये कलर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। सॉरी, ब्लू वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर एंड कंपोजिशन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से संख्या और संरचना का कौन सा युग्म सही है? एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ये बात एकदम सही है, सही बात है। देखो आप हमेशा या आप बोलते रहते हो कि भाई एटॉमिक नंबर ये है, सोडियम का ये है, कैल्शियम का ये है, लेकिन एटॉमिक नंबर है क्या? एटॉमिक नंबर वो नंबर होता है जो आपको जानकारी देता है कि उस एटम के पास में कितने प्रोटॉन है, हमेशा कितने प्रोटॉन है। बात समझ में आई? तो जैसे मैं कह रहा हूं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो सोडियम के पास 11 मतलब सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है। अगर मैं कह रहा हूं कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो मैं ये कह रहा हूं कि उस कैल्शियम के पास में ना नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 है। मैं कह रहा हूं पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पोटेशियम के पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 19 है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो एटॉमिक नंबर हमेशा किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। उसके बाद मास नंबर, मास नंबर द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास भी बोल देते हैं इसको। तो मास नंबर या एटॉमिक मास जो होता है वो बराबर होता है सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। देखो जब भी आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करोगे, उनके नंबर को ऐड करोगे, तो आपको निकल के आ जाएगा आपके पास में क्या? एटॉमिक मास। क्या निकल के आ जाएगा? एटॉमिक मास। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन छिपा हुआ है, डी ऑप्शन था ओनली फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल एंड सोर्स इज करेक्ट। कि स्रोत और खनिज का युग्म कौन सा सही है? विटामिन ए का सोर्स है पपाया, बिल्कुल सही बात है। देखो विटामिन ए का जो सोर्स होता है पपाया अच्छा सोर्स होता है। इसके साथ साथ याद रखेंगे कैरेट, गाजर अच्छा सोर्स होता है। इसके साथ साथ याद रखेंगे कोड लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल मछली का तेल, ये भी अच्छा सोर्स होता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। स्पिनच आयरन का सोर्स, पालक जो हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं वो अच्छा सोर्स होती हैं आयरन का, ये बात भी सही है। एक बात याद रखेंगे, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आयरन का कौन सोर्स नहीं होता। तो याद रखेंगे मिल्क जो होता है ना, मिल्क जो दूध होता है, मिल्क बिल्कुल भी आयरन का सोर्स नहीं है। मिल्क में बिल्कुल भी आपका आयरन नहीं मिलेगा। उसमें पोटेशियम मिल जाएगा, उसमें कैल्शियम सबसे ज्यादा मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन उसमें कभी भी आपको आयरन नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं। तो डी ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर नॉट करेक्ट। या तो एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट नहीं है। चलिए पहली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो पहली स्टेटमेंट दी गई है मेरे साथियों, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम बोला, ध्यान सुनना, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड प्रेशर।
नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। प्रेशर का मतलब होता है एक पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाया जाता है, पर यूनिट एरिया। अगर यहाँ एरिया बोलता तो फिर तो ठीक था, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, फिर ठीक था, लेकिन वॉल्यूम वाला ठीक नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट तो सही नहीं है। अगली क्या है, लिक्विड्स कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये बात भी सही है। भैया लिक्विड जो है, लिक्विड के अंदर अगर किसी पॉइंट पे प्रेशर लगेगा तो वो प्रेशर हर डायरेक्शन में बराबर लगेगा, पास्कल का नियम आपने पढ़ा होगा। और पास्कल के नियम के साथ साथ आपने ये भी पढ़ा होगा कि लिक्विड जो है उस जिस कंटेनर में रखा होता है उस कंटेनर की दीवारों पे क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। दूसरी स्टेटमेंट क्या आपकी सही है। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन कॉजेज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन बट नॉट इन इट्स शेप। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है लेकिन उसके आकार में नहीं। भाई एक बात बताओ, आपका जो फोर्स है, जो भी बल लगेगा, तो बल आप लोगों ने न्यूटन का कौन सा नियम पढ़ा होगा, आपने न्यूटन का पहला नियम पढ़ा होगा। और न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसकी पोजीशन तब तक वही बनी रहती है जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल फोर्स जो है किसी की पोजीशन भी चेंज कर सकता है। तो पहले इसमें ये वाला पार्ट तो आपका सही दिया हुआ है, तो उसने बोला था कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, ठीक है। बट एक मिनट उसने ये भी तो बोला है ना आगे कि बट इट्स स्टेट ऑफ मोशन बट नॉट इट्स शेप, कि जो फोर्स है वो किसी की जो शेप है वो चेंज नहीं कर सकता। भाई शेप वो चेंज कर सकता है ना। आपकी कोई बॉल है या कोई प्लास्टिक कोई चीज है, उस पर कोई प्रेशर अप्लाई करोगे टूट जाएगी, तो ये तो बात गलत है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, आपका कौन सा स्टेटमेंट गलत पूछी है ना, पहली स्टेटमेंट और आपकी तीसरी स्टेटमेंट। कौन सा ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ हीट ट्रांसफर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। मतलब हीट ट्रांसफर का कौन सा ऐसा तरीका होता है जहां पे कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं, हीट ट्रांसफर के तरीके आसान भाषा में समझाता हूं। देखो, मान लेना मेरे साथियों कि ये एक बर्तन है, ठीक है, ये एक बर्तन है और इस बर्तन में पानी गर्म हो रहा है। ध्यान सुनना मेरी बात को, इस बर्तन में क्या हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, ठीक है, पानी गर्म हो रहा है। और पानी गर्म कब होगा, जब नीचे आग जल रही होगी, नीचे से हम लोग हीट दे रहे होंगे, आग जल रही होगी। तो आपने क्या किया, आपने अचानक से जिस बर्तन के अंदर पानी गर्म हो रहा है उस बर्तन को टच किया, बर्तन को टच किया, ध्यान सुना मेरी बात को। और बर्तन स्टील का है, सॉलिड मटेरियल का बना हुआ है। आपने बर्तन को टच किया तो जैसे आप सोचो, अपने दिमाग में सोचो, एक स्टील का बर्तन है, उसमें कोई पानी या कोई सब्जी वगैरह भी गर्म हो रही है और आप उस स्टील के बर्तन को टच करोगे तो हीट महसूस होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। तो जब हीट जो है सॉलिड के द्वारा, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जब हीट सॉलिड के द्वारा ट्रांसफर होती है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं उसको, उसे हम कहते हैं कंडक्शन चालन। बात क्लियर। तो सॉलिड के द्वारा ट्रांसफर हो रही है तो हो गया कंडक्शन चालन। अब एक बात बताओ, जब लगातार आप इसको पानी को गर्म करोगे तो पानी गर्म होने के बाद वेपर की फॉर्म में ऊपर की ओर आएगा नहीं आएगा, पानी वेपर की फॉर्म में वाष्प के रूप में ऊपर की ओर आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब मान लो आपने अपना हाथ इसके ऊपर लगा दिया, वेपर के ऊपर, ना तो आपने बर्तन को छुआ ना गर्म पानी को छुआ, आपने उस बर्तन के थोड़े से ऊपर हाथ रखे और भाप आपके पास आ रही है, जो वाष्प है, जो वेपर है वो आपके पास आ रही है, वेपर आ रही है आपके पास में। तो वेपर आपके पास में आ रही है तो अपने दिमाग में सोचो, तो क्या वेपर हमें हीट नहीं देती है, बिल्कुल देती है। तो वेपर कैसी होती है हमारी, गैस। तो याद रखेंगे कि जब हीट गैस के द्वारा या किसी लिक्विड के द्वारा ट्रांसफर होती है, जब हीट लिक्विड के द्वारा या गैस के द्वारा ट्रांसफर होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। उसको हम कहते हैं संवहन। क्या बोलते हैं उसको, कन्वेक्शन, संवहन। दो बातें हुई, आपने एक तो बर्तन को छुआ, आपने ऊपर हाथ लगाई, बर्तन के ऊपर वेपर आई, उसने आपको हीट दी। लेकिन एक केस ये था कि सर खाना पक रहा था, मैं केवल जहां खाना पक रहा था वहां पे खड़ा हुआ था, ना तो मैंने किसी बर्तन को छुआ ना मैंने किसी वेपर को छुआ, कुछ नहीं किया, मैं केवल खड़ा हुआ था, मुझे फिर भी हीट महसूस हो रही थी, किसी मीडियम की हीट महसूस हुई मुझे। तो जब हीट बगैर किसी मीडियम की हीट ट्रांसफर होती है उसको हम कहते हैं रेडिएशन।
तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। बात क्लियर? जब हीट बगैर किसी मीडियम के ट्रांसफर होती है उसको हम कहते हैं रेडिएशन। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है रेडिएशन को मापने के लिए किसका उपयोग होता है, तो याद रखेंगे रेडिएशन को मापने के लिए, रेडिएशन को मेजर करने के लिए उपयोग होता है किसका? पायरोमीटर का। ठीक है, पायरोमीटर का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय ए मॉस्किटो बाइट। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होती है? चलिए जी देखते हैं। तो उसने पहला ऑप्शन दिया है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मच्छर के काटने से नहीं होता, यह बात एकदम सही है। तो पहला ही स्टेटमेंट, पहली ऑप्शन आपका सही था। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, बिल्कुल काटने के होता है, बिल्कुल होता है। एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है। एलिफेंटाइटिस ये भी मच्छर के काटने से होता है। और इसके साथ साथ आपका डेंगू ये भी मच्छर के काटने से होता है। डेंगू होता है आपका एडीज मॉस्किटो के काटने से। ये जो आपका एलिफेंटाइटिस है ये क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन्स। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की? चैडविक, नील बोर, गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। देखो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, बड़ी शानदार सी ट्रिक है। ट्रिक याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? ईंट पर गा नाच। ईंट पर, कुछ लोग ईंट पर नाच याद रखते हैं, लेकिन आपको ईंट पर नाच नहीं याद रखना, आपको याद रखना है ईंट पर गा नाच। ठीक है, ईंट पर नाचना भी है और गाना भी है। देखिए सबसे पहले आया ई, तो ई से आप लोग क्या बना सकते हैं? तो आप कहोगे सर हम ई से बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ई से क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। और आया टी, और टी मतलब टी और टी से बन जाएगा थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर किया है वो किसने किया है? थॉमसन ने। पूरा नाम था जे थॉमसन। उसके बाद आया पे मतलब पी, और इससे क्या बन जाएगा? प्रोटॉन। क्या बन जाएगा? प्रोटॉन। देखो प्रोटॉन के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया है या रदरफोर्ड ने किया है। तो रियल डिस्कवरर जो है प्रोटॉन का वो गोल्डस्टीन ही है। ठीक है, तो याद रखेंगे पे से क्या बना? प्रोटॉन, और गा से क्या बन जाएगा हमारा? गा से बन जाएगा हमारा गोल्डस्टीन। गा से क्या बन जाएगा? गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया है? गोल्डस्टीन ने। बात क्लियर? ना से क्या बनेगा? तो ना से बनेगा न्यूट्रॉन। ना से क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन। और चे से क्या बन जाएगा? चे से बन जाएगा चैडविक। तो सीधी सी बात है सर, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया है? चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं पीछे की ओर। ठीक है, चलिए आज का हमारा अंतिम लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है द प्लांट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम्स आर नोन एज एल्गी। जो एल्गी होते हैं हमारे, जो शैवाल होते हैं, उनके ना कोई रूट है, ना कोई स्टेम है, ना कोई पत्ती होती है ना। तो सिंपल सी बात है, ऐसे पार्ट जिसमें ना कोई रूट का पता है, ना स्टेम का पता है, ना कोई लीफ का पता है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थैलस लाइक स्ट्रक्चर। थैलस लाइक स्ट्रक्चर। और जिनकी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है वो सीधी सी बात है किसमें रखे होंगे? थैलोफाइटा में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं एल्गी की बात करूं तो एल्गी की स्टडी को क्या बोला जाता है? एल्गी की स्टडी को कहा जाता है फाइकोलॉजी। याद रखेंगे, एल्गी की स्टडी को क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी। बात क्लियर? एल्गी का कलर जो होता है ग्रीन होता है, उसमें ग्रीन भी होता है, रेड भी होता है, ब्राउन भी होता है, बट मोस्टली ग्रीन होता है। और किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल इसमें आपका क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लिए बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारियों की ट्रिक लेकर आ रहा हूं, इसके लिए आप लोग रेडी रहिए। थैंक यू।